अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो आज हम देखेंगे एवोगैड्रो नंबर है क्या चीज़ और ये किस तरह से हमें हेल्प करता है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने में, किसी कंपाउंड के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उसको कैलकुलेट करने में, और किसी आयोनिक कंपाउंड के अंदर कितने आयंस प्रेजेंट हैं उसको कैलकुलेट करने में हमें किस तरह से हेल्प करता है। तो आज हम वो देखते हैं। ठीक है जी। जी, तो एवोगैड्रो नंबर है हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट और आइंस। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर है किसका, एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के, फार्मूला यूनिट्स के और आइंस के। किसके अंदर, 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स हैं उसका जो नंबर हमें बताता है। या हम किसी भी सब्सटेंस की बात करें तो सब्सटेंस के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, या किसी आयोनिक कंपाउंड की बात करें उस आयोनिक कंपाउंड के अंदर कितने फार्मूला यूनिट्स हैं, या हम किसी आयोनिक स्पीशीज की बात करें तो उसके अंदर कितने आयंस प्रेजेंट हैं, तो वो एक स्पेसिफिक नंबर जो है हमारे पास उसको हम क्या नाम देते हैं, एवोगैड्रो नंबर का। ठीक है, तो ये इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन है। तो इसको हम दूसरे अल्फाज में इस तरह से भी लिख सकते हैं। जी, तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है जी, तो अब हम इसकी देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स जिससे हमें इसका क्लियर आइडिया जो है वो हो जाएगा। ठीक है जी, तो इससे पिछले लेक्चर में हमने मोल को डिस्कस किया था, तो उसमें हमने ये बताया था कि अगर हम किसी भी एटम की मास को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें तो वो 1 मोल के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसी तरह हमने यहाँ पे डेफिनेशन में भी ये चीज़ डिस्कस की कि अगर 1 ग्राम हम किसी चीज़ का लें तो उसके अंदर जितने नंबर ऑफ़ एटम्स, जितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, या जितने नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स, या जितने नंबर ऑफ़ आयंस प्रेजेंट होंगे वो क्या होगा, उसका एवोगैड्रो नंबर होगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं हाइड्रोजन एटम की। ठीक है जी, तो हाइड्रोजन का जो मैस होता है, मॉलिक्यूलर मैस, वो कितना होता है हमारे पास, 1.008 ग्राम्स। ठीक है, तो अगर हम इतने ग्राम्स लें हाइड्रोजन के तो वो किसके इक्वल होगा, वो 1 मोल के इक्वल होगा। ठीक है, और इस 1 मोल के अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, वो कितने होंगे जी हमारे पास, 6.02 इंटू 10⁻23 जो है वो इसमें एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट। इसी तरह अगर हम बात करें सोडियम एटम की, तो सोडियम का जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमारे पास है जी 23। ठीक है, तो अगर हम 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम लें तो उसके अंदर जो है वो किसके इक्वल होगा हमारे पास, वो 1 मोल के इक्वल होगा। ठीक है, 1 मोल ऑफ सोडियम के। और अगर हम सोडियम के 23 ग्राम्स लें तो उसमें कितने नंबर ऑफ़ सोडियम एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, वो कितने होंगे, वो एवोगैड्रो नंबर होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23। इतने नंबर ऑफ़ एटम जो हैं वो 23 ग्राम्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब इसी तरह अगर हम बात कर लें, पहले हमने एटम को डिस्कस किया, अगर हम बात करें अब मॉलिक्यूल्स की तो यहाँ पे बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 18 होता है। ठीक है, तो अगर हम 18 ग्राम्स ऑफ वाटर लें तो वो किसके इक्वल होगा हमारे पास, 1 मोल ऑफ वाटर के। ठीक है जी, और 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, पहले हमने एटम्स की बात की थी कि कितने नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट हैं। अब हम मॉलिक्यूल को डिस्कस करें तो हम बात करेंगे कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रेजेंट हैं किसके अंदर, 1 मोल ऑफ़ वाटर के अंदर। ठीक है, तो 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट हैं किसके अंदर, 18 ग्राम्स के अंदर। ठीक है जी, इसी तरह अगर एक और एग्जांपल हम देखें, इसी तरह अगर हम बात करें ग्लूकोज की, C6H12O6 की, तो इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमारे पास होता है 180 ग्राम। ठीक है जी, तो अगर हम ग्लूकोज के 180 ग्राम लें तो वो 1 मोल के इक्वल होगा। ठीक है, और इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे ग्लूकोज के, कितने होंगे, जो हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो जैसे हमने एटम्स की बात की, मॉलिक्यूल्स की बात की, इसी तरह अगर हम आयंस की भी बात कर लें तो ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जी, इसी तरह अगर हम बात कर लें सल्फ़ेट आयन की, तो कहते हैं जी सल्फ़ेट आयन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है हमारे पास 96। ठीक है,
तो सल्फ़ेट जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड से जनरेट हुआ है, ठीक है। तो इसमें से 2 हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गए हैं। तो इसका जो हमारे पास मैथ रह गया है वो है हमारे पास 98 ग्राम। अगर हम सल्फ़ेट के 98 ग्राम्स लें तो वो 1 मोल के इक्वल होगा। और इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ आयंस प्रेजेंट होंगे, वो कितने होंगे जी हमारे पास, एवोगैड्रोस नंबर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जी। तो अगर हम बात कर लें नाइट्रेट आयन की, तो नाइट्रेट का जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमारे पास है जी 62, ठीक है जी। तो अगर हम इसके 62 ग्राम्स लें तो वो किसके इक्वल होगा हमारे पास, वो 1 मोल के इक्वल होगा। और इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ आयंस प्रेजेंट होंगे, वो कितने होंगे जी हमारे पास, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है जी। जी, तो अगर हम बात करें कि एवोगैड्रो नंबर को हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, डोनेट किस तरह से करते हैं, किस तरह से हम इसको लिखते हैं, यहाँ पे कौन सा सिंबल है हमारे पास इसके लिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी Na, ठीक है जी। तो ये एवोगैड्रोस नंबर का सिंबल है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम देखें इसकी वैल्यू क्या है, जो कि हम पीछे डिस्कस करते आ रहे हैं, तो इसका एक अलग से पॉइंट बना लेते हैं जी। तो इसकी वैल्यू जी हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। अगर हम किसी बात करें एलिमेंट की, तो एलिमेंट के अंदर अगर एटम्स की बात करेंगे तो इतने नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट होंगे 1 मोल के अंदर। अगर हम किसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उसके 1 मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अगर हम किसी आयोनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो उसके 1 मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स प्रेजेंट होंगे। अगर हम किसी आयन की बात करते हैं तो आयनिक स्पीशी के 1 मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ़ आयन जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो अब हम इसकी जो है वो सिग्निफिकेंस जो है वो देख लेते हैं कि किस तरह से हमें ये एवोगैड्रो नंबर हेल्प करता है। अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो एवोगैड्रो नंबर जो है वो हमें हेल्प करता है टू कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, ठीक है। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। एक कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं उसको कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। इसी तरह एक आयोनिक कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ़ आयंस प्रेजेंट हैं उसको कैलकुलेट करने में ये हमें हेल्प करता है। तो 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले अगर हम बात करें तीन सिग्निफिकेंस बेसिकली हमने इसकी डिस्कस की हैं कि हमें ये किस तरह से एवोगैड्रो नंबर हेल्प करता है। तो उसमें सबसे पहले जी हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को हम कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे जी। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, कहते हैं जी नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। इसको अगर हमने कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, मैस ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स, ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे उसका जो एटॉमिक मैस है उस एलिमेंट का। क्योंकि हम एटम की बात कर रहे हैं तो हम एटॉमिक मैस जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उससे जो हमारे पास आंसर आएगा उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, एवोगैड्रो नंबर के साथ। तो हमारे पास जो है वो उसके नंबर ऑफ़ एटम जो हैं वो निकल आएंगे। तो इसको डिस्कस करने के लिए एक एग्जांपल की हम हेल्प ले लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, कहता है जी कैलकुलेट करें नंबर ऑफ़ एटम्स किस चीज़ के, कार्बन के। उसने मैथ हमें यहाँ पे दिया हुआ है, कितना मैथ है जी हमारे पास 6 ग्राम, ठीक है। 6 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ़ एटम ऑफ कार्बन प्रेजेंट हैं, तो वो हमने कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, ठीक है जी। तो अगर हम डिस्कस करें इन नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ कार्बन, तो मैथ था, मैथ हमारे पास कितना जी, हमारे पास मैथ है जी 6 ग्राम, ठीक है। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है जी हमारे पास, वो होता है 12 ग्राम पर मोल, ठीक है जी। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना था किसके साथ, एवोगैड्रो नंबर के साथ। तो एवोगैड्रो नंबर क्या जी हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है जी हमारे पास 3.01 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है जी। तो इतने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, 6 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर, ठीक है जी। इसी तरह सेम फार्मूला है हमारे पास मॉलिक्यूल्स के लिए भी और आयंस के लिए भी, ठीक है।
तो वहाँ पे हम चेंज करके क्या लिख देते हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स की जगह पे हम क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। अगर हम आयनिक स्पीशी की बात करें तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ़ आयन्स ऑफ आयनिक स्पीशी। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मास ऑफ एलिमेंट की जगह पे हम क्या कर देंगे, मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे हमने एटॉमिक मास लिखा था, तो जब हम कंपाउंड की बात करेंगे तो हम क्या लिख देंगे, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसी तरह अगर आयनिक स्पीशी की बात करें तो यहाँ पे हम मास ऑफ आयन लिख देंगे, नीचे आयनिक मास हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है जी। तो अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो हम जनरली एक फार्मूला लिखते हैं, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम जनरली बात करें तो जनरली हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है जी। जी, तो सेकंड सिग्निफिकेंस है एवोगैड्रो नंबर की। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट हैं उसको जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या फार्मूला वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। जी, तो जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि अगर हम वाटर मॉलिक्यूल के 18 ग्राम्स लें तो वो किसके इक्वल होते हैं, वो 1 मोल के इक्वल होता है। ठीक है, और उसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होंगे, वो तो वो हमारे पास एवोगैड्रो नंबर जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है जी। तो अब इतने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर हमने ये देखना हो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, और इतने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के अंदर कितने नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो हम देखते हैं यहाँ पे। उसके लिए हम देखते हैं जी हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, और एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें कि जो एक नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल है उसके अंदर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं और एक जो है वो ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हमने अगर हाइड्रोजन की क्वांटिटी को निकालना है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स, कितने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, 2। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, एवोगैड्रोस नंबर के साथ। ठीक है, तो इससे हमारे पास नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम जो हैं एक मोल ऑफ वाटर के अंदर कितने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, तो वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, 1 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो नंबर ऑफ़ एटम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो इसको हम मज़ीद एलेबोरेट करने के लिए एक एग्ज़ाम्पल की हेल्प लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। जी, तो टेक्स्ट बुक की एग्ज़ाम्पल नंबर 8 है हमारे पास, जिसमें उसने डाटा हमें गिवन दिया हुआ है। कहता है जी हमारे पास 10 ग्राम ऑफ आइस है। ठीक है जी, तो कहता है जी हमारे पास 10 ग्राम ऑफ आइस है, तो इसमें हमने चीज़ें जो कैलकुलेट करनी है वो क्या है। कहते हैं जिसमें आप कैलकुलेट करें मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के 10 ग्राम ऑफ आइस के अंदर कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है, वो हमने कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम सेपरेटली। ठीक है, नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम सेपरेटली। ठीक है, इसी तरह टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, और इसी तरह टोटल नंबर ऑफ़ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट हैं 10 ग्राम ऑफ आइस के अंदर। तो ये चीज़ें हमने इसमें से कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी। जी, तो इस एग्ज़ाम्पल में हमने 5 चीज़ें जो है वो कैलकुलेट करनी है, तो हम डिस्कस करते हैं जी वन बाय वन। सबसे पहले हम देख लेते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने हैं 10 ग्राम ऑफ आइस के अंदर। जी, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू मास ऑफ वाटर इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास इन ग्राम पर मोल। ठीक है, इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है जी, मास ऑफ वाटर
इन ग्राम्स। तो वो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट में गिवन था कितना जी हमारे पास 10 ग्राम। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी। हमारे पास वाटर का जो मैथ है जो हमें ग्राम्स में दिया गया वो कितने जी 10 ग्राम। ठीक है। इसी तरह अगर हम मोलर मैथ की बात करें वाटर की, तो वाटर का जो मोलर मैथ है वो कितना होता है हमारे पास 18 ग्राम पर मोल। ठीक है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना था एवोगैड्रोस नंबर के साथ। ठीक है। तो एवोगैड्रोस नंबर की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है जी। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो है जी हमारे पास 0. तो जी जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर निकल के आता है 0.55। और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा जी 3.31 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है जी। तो हमने पहली जो है वो इनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम एंड नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम जो है वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। किस तरह से जी, तो अगर हम बात करें इतने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन के एटम जो है वो प्रेजेंट है, तो हमने पहले डिस्कस किया कि एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 नंबर ऑफ़ जो है वो हाइड्रोजन एटम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है। तो इससे हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो होगा हमारे पास क्या होगा जी, इतने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम जो हैं वो हमारे पास प्रेजेंट हों। सॉरी, ये गलत हो गया हमारे पास यहाँ पे। इसको हम एवोगैड्रो नंबर के साथ नहीं बल्कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के अंदर हम चूँकि हाइड्रोजन की क्वांटिटी को देख रहे हैं तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.31 इंटू 10⁻23 के साथ। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3.31 इंटू 10⁻23। ठीक है जी। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 6.68 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। तो इसी तरह अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ वाटर, तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी। तो इतने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है, तो वो हमने देखा जी चूँकि एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो एक ही होता है, तो हम इस वैल्यू को 1 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 1 इंटू 3.31 इंटू 10⁻23। ठीक है। तो हमारे पास आंसर भी यही निकल के आएगा 3.31 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है जी। तो इसी तरह अगर हम बात कर लें टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स की और कोवलेंट बॉन्ड्स की जी, तो अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम का जो आंसर निकल के आया था और टोटल नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम का जो आंसर निकल के आया था उसको हम प्लस कर देंगे तो सिंपली हमारे पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स निकल आएंगे। या सिंपली हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ एटम जो हैं वो कितने प्रेजेंट होते हैं, वो 3 नंबर ऑफ़ एटम जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, 2 हाइड्रोजन के और एक जो है वो ऑक्सीजन का। ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल थे वो कितने थे जी, हमारे पास 3.31 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ़ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर। ठीक है। तो 3 नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, 2 हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 9.99 इंटू 10⁻³
23, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ टोटल एटम जो हैं वो प्रेजेंट होंगे हमारे पास 10 ग्राम ऑफ आइस के अंदर। इसी तरह अगर हम बात कर लें लास्ट वाला नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की, जी, तो अगर हम बात करें कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो हैं वो प्रेजेंट हैं, तो कितने होते हैं जी हमारे पास। हम इस वैल्यू को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है हमारे पास, उसके अंदर 2 नंबर ऑफ जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो हम इस डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर जो है वो निकल आएगा, ठीक है जी। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो निकल के आएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपल जो है वो आंसर निकल आएगा 6.68 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है जी। तो अगर हम एग्जांपल नंबर 9 की बात करें तो उसमें कहता है जी हमारे पास 10 ग्राम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड है जो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है एक्सेस ऑफ वाटर के अंदर। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस कितने जनरेट होते हैं इस दौरान वो हमने कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कितने होते हैं वो कैलकुलेट करने हैं, और लास्ट में हमने टोटल मैस ऑफ आयन जो हैं वो कितने आयन्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं उसका मैथ जो है हमने कैलकुलेट करना है जी। तो हमारे पास मैथ 10 ग्राम ऑफ फास्फोरिक एसिड, कहते हैं जी 10 ग्राम ऑफ फास्फोरिक एसिड जो है वो कम्प्लीटली जो है वो आयनाइज हो जाता है, ठीक है। किस तरह से, अगर हम बात करें H3PO4 जो है वो हमारे पास कम्प्लीटली आयनाइज होके क्या चीज़ देता है हमें, 3 जो है वो हमें प्रोटॉन्स देगा प्लस PO4-3, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली जो है वो हमारे पास आयनाइज हो चुके हैं। अब ये इस सोल्यूशन के अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट हैं वो हमने कैलकुलेट करना है, कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस हुए हैं वो हमने कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कितने चार्जेस हैं वो हमने कैलकुलेट करने हैं, और टोटल आयंस जो प्रोड्यूस हुए हैं उनका जो टोटल मैस है वो हमने जो है वो कैलकुलेट करना है। तो 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस कर लेते हैं जी। तो ये हमारे पास फार्मूला है जिसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। मैथ उन्होंने हमें दिया हुआ था कितना जी, 10 ग्राम्स, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 ग्राम मैथ जो है वो हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। मोलर मैथ हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ इसका मोलर मैथ है क्या वो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं, वो कितना जी हमारे पास 98 ग्राम पर मोल, ठीक है। इनटू एवोगैड्रोस नंबर क्या जी हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो मोलर मैथ हमने किस तरह से कैलकुलेट किया, अगर आपको वो आइडिया नहीं है तो वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। जी, मोलर मैथ हमने किस तरह से कैलकुलेट किया वो आप देख लें। फास्फोरिक एसिड के अंदर 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो तीनों का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 1, वो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 × 1, ठीक है। फास्फोरस का होता है हमारे पास 31, ऑक्सीजन के एक एटम का होता है 16, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। इस टोटल को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है वो इसका टोटल मोलर मास जो है वो निकल आता है, ठीक है जी। तो अब हम इसको जहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो सिंपल आंसर निकल के आएगा वो होगा जी 6.14 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ़ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, चार्जेस और साथ में टोटल मैस। नेक्स्ट है जी हमारे पास नंबर ऑफ़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो है वो कितने जनरेट होते हैं, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव आयन की बात करें तो एक
फास्फोरिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है जब वो डिसोसिएट होता है तो हमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन देते हैं, ठीक है, और कितने नंबर ऑफ जो है वो नेगेटिव आयंस जो हैं वो देते हैं हमें, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अगर एक फास्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट हो तो हमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन देगा, 3 नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो देगा, ठीक है। कितने, एक मॉलिक्यूल जो है वो इसका, ठीक है। तो अब हम इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो थे वो हमने कैलकुलेट किए हुए थे, वो कितने थे हमारे पास 6.14 इंटू 10⁻²2, ठीक है। तो हम इस डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, 3 इंटू 6.14 इंटू 10⁻²2, ठीक है जी। तो इससे हमारे पास जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा, वो कितना होगा जी हमारे पास 1.84 इंटू 10⁻23 आइंस, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात कर लें फास्फेट की, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ फास्फेट कितने फास्फोरिक एसिड जो है वो इसका एक मॉलिक्यूल कितने फास्फेट आयन जो है वो जनरेट करता है, वो एक ही करता है। तो इसका जो है हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे, 6.14 इंटू 10⁻²2, ठीक है। तो इस डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो हमारे पास जो है वो इसके नंबर ऑफ आयन जो हैं वो निकल आएंगे, ठीक है। तो कितने जी हमारे पास 6.14 इंटू 10⁻22 आयंस ऑफ फास्फेट, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जी। तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, टोटल पॉजिटिव चार्जेस। कहते जी चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन के ऊपर चार्ज क्या था और वो कितने जो है वो आयन जनरेट हुए थे, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज जो था वो क्या था हमारे पास +1, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन के साथ, किसके साथ, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन के साथ। तो कितने थे जी हमारे पास 1.84 इंटू 10⁻23, ठीक है जी। तो इसी तरह अगर हम बात कर लें नेगेटिव आयंस की, तो इसका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपल आंसर क्या निकल के आ जाएगा, +1.84 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसी तरह अगर हम नेगेटिव आयंस की बात करें जी, तो इसी तरह अगर हम बात करें नेगेटिव चार्जेस की, तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, चार्ज ऑन नेगेटिव आयन, ठीक है जी। तो नेगेटिव आयन के ऊपर चार्ज क्या था हमारे पास, वो था जी हमारे पास -3, ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस जितने जनरेट हुए थे, तो वो कितने जनरेट हुए थे 6.14 इंटू 10⁻23। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आ जाएगा, -1.84 इंटू 10⁻23, ठीक है जी। जी, तो अब हमने आयंस के मैसेज को कैलकुलेट करना था, उसके लिए फार्मूला जो है वो हमारे पास ये है, नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू मैस ऑफ आयंस डिवाइडेड बाय आयनिक मैस इनटू एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो चूँकि हमें मैस चाहिए तो हम मैस को एक साइड पे ले लेंगे, बाकी वैल्यूज को हम दूसरी साइड पे ले लेंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ पॉजिटिव आयन ऑफ, यानी कि हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, तो नंबर ऑफ़ आयन्स कितने थे इसके हमारे पास 1.84 इंटू 10⁻23, ठीक है। और हाइड्रोजन का आयोनिक मास कितना होता है हमारे पास 1.08। डिवाइड करेंगे हम इसको एवोगैड्रोस नंबर के साथ, 6.02 इंटू 10⁻23। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 0.3
308 ग्राम्स। ठीक है जी। तो सेम इसी तरह अगर हम बात करें नेगेटिव आयंस की, वो कितने जनरेट हुए, तो उसमें क्या होगा हमारे पास mass of phosphate ion तो वो कितना होगा जी हमारे पास, नंबर ऑफ आयंस कितने जनरेट हुए थे इसके, हमारे पास 6.14 इंटू 10⁻²²। इसका मैथ कितना था जी हमारे पास 95। ठीक है जी। तो टोटल मॉलिक्यूल का जो मैथ था वो था हमारे पास 98, तो 3 हाइड्रोजन के निकालेंगे तो 95 बचेगा। ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो होगा जी हमारे पास 9.69 ग्राम्स। ठीक है। तो ये था जी आज का लेक्चर। तो इस लेक्चर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट नहीं समझ आए, तो आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।